अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो अपनी मखलूक पर बड़ा रहम करने वाला है। ए अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यौम शहादाए कश्मीर पर पैगाम में कहा है कि यौम शहादाए कश्मीर याद दिलाता है कि इस आजादी की कीमत की जो बहादुर कश्मीरियों ने अदा की। मुसल्लह अफवाज की जानिब से शहादाए कश्मीर को जबरदस्त सलाम अकीदत और कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि यौम शहादाए कश्मीर आजादी के लिए बहादुर कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। शहदा के लहू का एक एक कतरा न फरमोश किया जाएगा, न ही मुआफ किया जाएगा। दहाइयों से जारी भारतीय मुजालिम कश्मीरियों के नाकाबिल तस्खीर जज्बे और जिद्दोजहद आजादी को दबाने में नाकाम रहे। फतह ही कश्मीरियों का मुकद्दर है। डोगरा फौज के हाथों एक ही वक्त में 22 नौजवानों की शहादत के अंधनाक वाक़े को 89 बरस बीत गए। तकमील आज़ा की खातिर जान कुर्बान करने वाले वादी के बासियों की याद में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कश्मीरी यौम शहादा मना रहे हैं। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर वादी में मुकम्मल तौर पर हड़ताल है। 13 जुलाई 1931 वो खूनी दिन जब सफाक डोगरा फौज ने श्रीनगर में 22 कश्मीरियों को नमाज ज़ोहर की अदायगी के लिए आजान देने के बाद शहीद कर दिया। डोगरा फौजी गोलियां बरसती रहीं, मर्दाने हुर तकमील अजान की खातिर जाम शहादत नोश करते रहे, हत्ता कि 22 नौजवान शहीद हो गए। नौजवानों की शहादत का वाकया वादी कश्मीर की जद्दोजहद आजादी का नुक्ता आगाज बन गया। कश्मीरी डोगरा राज खिलाफ उठ खड़े हुए। तब से लेकर आज तक दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी 13 जुलाई को यौम शहादा के तौर पर मनाते हैं। भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा वादी में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद यौम शहादा की आम तातील को खत्म करके महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश पर आम तातील का ऐलान कर दिया। 26 अक्टूबर को यौमुल इल्हाक करार दे दिया गया। ये वही दिन है जब डोगरा राज ने मकबूजा वादी को भारतीय फौज के हाथों चंद सिक्कों के एवज फरोख्त किया था। गुज़िश्ता साल अगस्त से मुजालिम की इंतहा कर दी गई। 90 लाख भारतीय फौज ने निहत्ते कश्मीरियों पर जबरी पाबंदियां आयद कर दी। चप्पे चप्पे पर भारतीय एहलकारों को तैनात कर दिया गया। छापों, गिरफ्तारियों और कत्लेआम का लामुतनाही सिलसिला चल निकला। खवातीन की इस्मत दरी समेत अद्वियात और खुराक की मसनूई किल्लत पैदा करके कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को दबाने की नाकाम कोशिशें की गईं। काबिज फौज की कार्रवाइयों में ताहाल 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। हिटलर के पैरोकारों ने वादी में आबादी के तनासुब की तब्दीली के लिए जालिमाना कवानीन राइज किए। इसराइल की तर्ज पर 25 गैर मकामी अफराद को गैर कानूनी तौर पर डोमिसाइल जारी कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय इश्तियाल अंगेजी और इंसानियत की बदतरीन तस्लील के वाकयात अक़वाम आलम के लिए लम्हा फिक्रियां हैं। मसले कश्मीर आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर हल तलब है, लेकिन आलमी ज़मीर मुजरिमाना खामोशी अपनाए हुए है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 4 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। ISPR के मुताबिक इलाका क्लियर करते हुए दहशतगर्दों की फायरिंग से धरती माँ के 4 सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। ऑपरेशन खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर किया गया। अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए अर्ज पाक पर सरगर्म शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया। इस दौरान 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक इलाका क्लियर कराने के दौरान दहशतगर्दों ने फोर्सेस पर फायरिंग की, जिससे 4 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद शहबाज, रिजवान और वहीद शामिल हैं। मोदी सरकार जंगी जनून से ना निकल सकी। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फोर्सेस की एक बार फिर इश्ताल अंगेजी रकचक्री सेक्टर में आबादी पर फायरिंग की,
جس سے خاتون زخمی ہو گئی۔ پاک فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ مودی سرکار جنگی جنون کا شکار، جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی بدستور جاری، ایک بار پھر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق بھارتی فوج نے LOC پر بلا اشتعال فائرنگ کرتے ہوئے رک چکری سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی جاریت سے کرنی گاؤں کی عمر رسیدہ خاتون زخمی ہو گئی۔ DG ISPR کے مطابق بھارتی جاریت پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا اور دشمن کی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ بھارت اب تک سیز فائر کی 1643 خلاف ورزیاں کر چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو جیل بنے 11 ماہ گزر گئے۔ قابض بھارتی فورسز کے مظالم کے باوجود مقبوضہ وادی میں یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر وادی میں مکمل طور پر ہڑتال ہے، جبکہ قابض فورسز نے مظاہروں کو روکنے کے لیے مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ کر رکھا ہے۔ قابض بھارتی فوج نے تحریک حریت جموں و کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی سمیت درجنوں آزادی کے متوالوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو جیل بنے 11 ماہ گزر گئے ہیں۔ قابض بھارتی فورسز کے مظالم کے باوجود مقبوضہ وادی میں یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر وادی میں مکمل ہڑتال ہے۔ قابض فورسز نے مظاہروں کو روکنے کے لیے مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ کر رکھا ہے۔ قابض بھارتی فوج نے تحریک حریت جموں و کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی سمیت درجنوں آزادی کے متوالوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 11 ماہ سے صورتحال کرفیو کا نافذ ہے۔ قابض بھارتی فورسز کے مظالم کے باوجود مقبوضہ وادی میں یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر وادی میں مکمل ہڑتال ہے۔ قابض فورسز نے مظاہروں کو روکنے کے لیے مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ کر رکھا ہے۔ قابض بھارتی فوج نے تحریک حریت جموں کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی سمیت درجنوں آزادی کے متوالوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان اور وزیر اعظم نے کہا کہ 13 جولائی 1931 کا دن ریاست جموں کشمیر کی تاریخ وہ سنگ میل ہے جس نے ریاست کے مسلمانوں کو ظلم و استبداد کے خلاف جدوجہد کا نیا جذبہ اور ولولہ ہی نہیں دیا بلکہ انہیں ایک نظریاتی سمت اور جہد پر بھی جس پر چلتے ہوئے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ 13 جولائی 1931 کے شہداء نے جس مقصد کے لیے اپنی جانوں کی عظیم قربانی دی تھی اس مقصد کو پورا کرنے تک شہداء کا مشن نامکمل رہے گا۔ 89 سال پہلے سن 1931 میں جموں و کشمیر کے لوگ مہاراجہ کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے آزادی اور اپنے حقوق کی بحالی کا مطالبہ کیا تھا۔ آذان کو مکمل کرنے کے لیے 21 اور لوگ کھڑے ہوئے اور سب شہید ہوئے۔ ان شہداء نے آزادی کی خاطر اپنی جان دی۔ شہداء کا آزادی کا یہ مشن آج تک مکمل نہیں ہوا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ نے اپنی فسطائی اور نو آبادیاتی پالیسی کی آڑ میں قتل و غارت، قید و بند، تشدد اور آبرو ریزی کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو اندھا کر دیا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ لوگوں کی آزادی کی خواہش کو کچلا جا سکے۔ 9 لاکھ فوجی نہتے کشمیریوں کو اپنی دہشت گردی اور بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ 22 شہید ہوئے تھے، سب کی چھاتی میں گولی تھی، کسی کی پیٹھ میں گولی نہیں تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف زبردستی کوئی اپنا متی اور غلام نہیں بنا سکتا۔ تو 13 جولائی ایک نشست ثانیہ ہے ہماری تحریک آزادی میں، اور یہ بنیاد ہے، یہ جوالا مکھی وہیں سے اٹھی ہے، یہ وہیں سے اٹھا ہے جوالا مکھی، یہ ابتدا ہے یہ ریاست جموں کشمیر کے اندر حریت کی۔ شہر قائد کے آسمان پر بادلوں کے ڈیرے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں رمجم نے سما باندھ دیا، بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مزید جانیں گے شہزادہ معین سے۔ جی معین بتائیے گا۔ مختلف علاقوں میں صبح سویرے سے بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ جن علاقوں میں بوندا باندی ہو رہی ہے ان میں شاہ فیصل کالونی، ملید، گلشن اقبال، گلستان جوہر، سرگانی ٹاؤن، اسٹیڈیم روڈ، نازم آباد، ان جگہوں پہ بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ بوندا باندی ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں جس سے موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے۔
جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جب بوندا باندی ہونا شروع ہوئی تو اس کے ساتھ ہی کے الیکٹرک نے اپنے نقشے دکھانے شروع کر دیا اور اس کے بعد مختلف علاقوں کی بجلی بھی معطل ہو گئی، جس سے شہریوں کو تو جہاں پر وہ خوشگوار موسم کا لطف اٹھا رہے تھے وہاں پر جو ہے ان کو اس قسم کی پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ جہاں پر جو ہے مختلف علاقوں کی بجلی بھی چلی گئی، جس سے ان کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ جبکہ آج صبح سویرے ہی آفس ورکنگ ڈے اور تو اس وقت جو ہے مختلف شاہراہوں پہ جو ہے لوگ اس موسم کو انجوائے کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ صبح سویرے ہی بوندا باندی ہونے سے مختلف علاقوں میں جو ہے لوگوں کو جو ہے آفس جاتے وقت جو ہے موسم خوشگوار ہونے کے باعث ان کو بھی اچھے موسم کو انجوائے کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جی بہت شکریہ شہزادہ معین آپ کا۔ کورونا وائرس کی اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں ملک بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 1,61,917 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,769 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ مزید 69 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 1,61,917 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,769 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ مزید 69 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے وار برقرار ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,769 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ سجاد کاظمی سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ سجاد، کورونا کے کیسز میں پھر اضافہ ہو رہا ہے؟ اجل کورونا کے جو آئی روز کورونا کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ صرف جابی کا لیول ضرور بڑھ رہا ہے، لیکن جو نئے ٹیسٹ ہیں ان میں کمی آئی روز دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کبھی ٹیسٹ زیادہ کیے جاتے ہیں تو کبھی سے ہی 3 سے 4 ہزار کا ڈفرنس آ جاتا ہے۔ آج بھی جو ہے 3,000 جو ہے پچھلے روز کی نسبت 3,000 کم ٹیسٹ کیے گئے، اس کے بعد جو ٹیسٹ جس کیسز میں اس میں کمی ضرور دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن جو ابھی بھی کورونا کے کیسز مسلسل جو رپورٹ ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں ان کی تعداد بھی 2,769 ہے۔ ملک بھر میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو 2,51,625 کورونا کے جو کیسز ہیں اب تک مجموعی طور پر جو ہے رپورٹ ہو چکے ہیں، اور ملک بھر میں اس وقت ایکٹیو جو کیسز کی تعداد ہے اس میں کمی ضرور دیکھنے میں آ رہی ہے، اور اس کی تعداد 84,442 ہے اس وقت ملک بھر میں۔ اس وقت اگر دیکھا جائے 1,61,917 مریض جو ہیں وہ صحتیاب ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کورونا کی مزید 69 مریض جو ہیں دم توڑ چکے ہیں۔ اگر دیکھا جائے اس وقت 5,286 مریض جو ہیں جہاں بھاگ ہوئے ہیں کورونا کے باعث جو مجموعی طور پر۔ سندھ میں دیکھا جائے تو 1,05,533 مصدقہ کیسز جو ہیں اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں 87,043 مریض جو ہیں سامنے آئے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے 30,486، بلوچستان سے 11,185 کورونا کے کیسز جو اب تک رپورٹ ہوئے مجموعی طور پر، اور گلگت بلتستان سے بھی 1,671 ہیں، اور آزاد کشمیر سے 1,599 کیسز جو ہے مصدقہ کورونا کے رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد میں کورونا کے کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اب 14 تعداد جو ہے بڑھ کر 14,108 تک پہنچ چکی ہے۔ سندھ میں کورونا کی جو 1,795، پنجاب میں 2,013 مریض جو ہیں اب تک جام بھاگ ہو چکے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے دیکھا جائے تو 1,099، اسلام آباد میں 153 جو ہے اموات مجموعی طور پر ہو چکی ہیں۔ اب بلوچستان سے بھی 126 اموات ہوئی ہیں، اور گلگت بلتستان سے 36 مریض جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں کورونا کے باعث۔ آزاد کشمیر میں اس وقت تک 44 جو مریض ہیں اب وہ کورونا سے کے بعد جو ہے کورونا کی وجہ سے جو ہے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس طرح 24 گھنٹے میں ملک بھر میں کورونا کے 22,532 ٹیسٹ کیے گئے تھے، جو کہ پچھلے روز 24,000 سے زائد تھے، اور 2,000 سے زائد جو ہے کمی دیکھنے میں آ رہی ہے ٹیسٹوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو۔ اب ملک بھر میں 733 اسپتالوں میں کورونا کے 3,599 مریض اس وقت جو زیر علاج ہیں، اور ملک بھر میں کورونا مریضوں کے 1,825 وینٹیلیٹر جو ہے مختص کیے گئے ہیں، اور اس وقت بھی ہم ملک بھر میں جو ہے 341 مریض وینٹیلیٹر پر زیر علاج ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ سجاد کاظمی آپ کا۔ خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 408 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے مطابق خیبر پختونخوا میں کورونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 30,486 ہو گئی ہے۔ مزید جانیں گے عدنان شاہد سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، دیکھیں خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 408 مزید نئے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ کیے گئے ہیں، جس کے بعد صوبے بھر میں کورونا کے مصدقہ کیسوں کی تعداد جو ہے وہ 30,486 تک جو ہے وہ جا پہنچی ہے۔ اسی طرح 24 گھنٹوں کے دوران صوبے کے مختلف اضلاع سے 12 اموات کی جو ہے وہ تصدیق کی جا چکی ہے محکمہ صحت کی جانب سے۔ اسی طرح اموات کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 1,099 جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں
पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस एक वक्त था जबकि खैबर पख्तूनख्वा और खासतौर पर सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में जो है वो अपने बार जारी रखा हुआ था और दिन ब दिन केसेस की तादाद में जो है वो इजाफा होता जा रहा था, मगर अब हम देख रहे हैं कि कोरोना का जोर जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। रोजाना जो केसेस की तादाद है उसमें नुमाया कमी देखने में आ रही है। जहां पर केसेस की तादाद में नुमाया कमी हो रही है तो वहीं पर जो कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद भी ज्यादा होती जा रही है। 24 घंटों के दौरान 387 अफराद जो है वो सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि सूबे भर में अब तक मजमूई तौर पर जो है वो 21,158 अफराद जो है वो कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। एक बड़ी वजह यह है कि सूबाई हुकूमत और खासतौर पर जिले इंतजामिया की जानिब से जिन इलाकों में कोरोना की केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा था उन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का जो है वो निकास किया गया था और उसके मुस्तक़िल नताइज आ रहे थे। जिन जगहों पर केसेस की तादाद ज्यादा थी, हैदराबाद सफिया कॉलोनी, हैदराबाद फेज 4, हैदराबाद फेज 6, इसी तरह टाटा यूनिवर्सिटी टाउन का इलाका, अबशार कॉलोनी का इलाका, दरियाब कॉलोनी और तलादार रोड पर जो केसेस की तादाद थी उसमें इंतहाई ज्यादा रिपोर्ट किए जा रहे थे, जिस पर लॉकडाउन का निकास किया गया था। 14 दिन मुकम्मल तौर पर इलाके बंद थे, वहां पर मुतल्लिका केसेस की तादाद जब कम हुई तो लॉकडाउन भी खत्म किया गया है। 15 इलाकों में पेशावर के कोरोना की वजह से लॉकडाउन का निकास किया गया था, मगर 5 इलाके अब ऐसे आ चुके हैं जिनमें कोरोना का कोई भी केस जो है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कोरोना का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि मुतादिद इलाकों में लॉकडाउन भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद, आप अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर में 2 रोज़ा कोरोना लॉकडाउन के बाद मामूलात जिंदगी बहाल हो गई, कारोबार चल पड़े, जबकि मार्केट्स, बाजार और दुकानें खुल गई हैं। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हफ्ता और इतवार को 2 रोज़ा लॉकडाउन के बाद आज शहरों में कारोबारी सरगर्मियों समेत तमाम सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी और लाहौर समेत तमाम शहरों में दुकानें और मार्केट्स खुल गई हैं। हफ्ते का पहला रोज होने के बाद सड़कों पर भी ट्रैफिक बहाल हो गई है। 2 दिन के लॉकडाउन के बाद लोग अपनी जरूरत की अशिया लेने के लिए सुबह सवेरे ही घर से निकल आए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से हफ्ता और इतवार के मुकम्मल लॉकडाउन के बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कारोबार जिंदगी मामूल पर आ गई है। जिला इंतजामिया के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन के बाद मुकम्मल लॉकडाउन की पॉलिसी भी कामयाब रही है। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 2 रोज़ के मुकम्मल लॉकडाउन के बाद आज जो है वो ज़िंदगी मामूल पर आ चुकी है। तमाम कारोबारी मराकज़ और मार्केटें जो है वो आज से खुल जाएंगी। हफ्ता और इतवार के रोज़ जो है वो 2 दिन जिला इंतजामिया की जानब से मुकम्मल लॉकडाउन किया गया था। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान ये मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। हफ्ता और इतवार तो इस्लामाबाद के तमाम कारोबारी मराकज़ जो हैं वो खुले हुए होते थे, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन के बाद जिला इंतजामिया का दावा है कि इस्लामाबाद में कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है और कोरोना के केसेस में कमी के बाद ये फैसला किया गया है कि स्मार्ट लॉकडाउन अब जो है वो जिन इलाकों में किया गया था उन इलाकों को भी डीसील कर दिया गया है। तो कारोबारी मराकज़ जितने भी हैं और जितनी भी बड़ी मार्केटें हैं उनको जो है हफ्ता और इतवार के रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। तो 2 रोज़ के मुकम्मल लॉकडाउन के बाद आज जो है वो ज़िंदगी मामूल पर आ चुकी है। इस्लामाबाद में चूँकि अभी सुबह का वक्त है तो कारोबारी मराकज़ जो है वो थोड़ी देर से खुलते हैं, तो कुछ देर के बाद जो है वो तमाम कारोबारी मराकज़ जो है वो खुल जाएंगे। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस्लामाबाद में अब जो है वो आज सोमवार से जो है वो दोबारा से जुमा तक जो है वो ज़िंदगी मामूल पर रवादवा रहेगी। किसी भी किस्म का लॉकडाउन जो है वो नहीं किया जाएगा। ज़िला इंतजामिया का ये दावा है कि स्मार्ट लॉकडाउन के बाद जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आई है, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि हफ्ता और इतवार के रोज सिर्फ जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा, बाकी दिनों में जो है वो जिंदगी मामूल पर रहेगी। जी बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी, आप अपडेट कर रहे थे। मुल्क में कोरोना वायरस कैसे फैला, इससे कैसे निपटा जा सकता है, रिपोर्ट करेंगे कराची से अता हुसैन। चीन में जन्म लेने वाले कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में अपनी गिरफ्त को किस तरह मजबूत किया, आइए जानते हैं। चीन में जन्म लेने वाले कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया भर में इकदामात किए गए, जिससे बेशतर ममालिक को इस वबा से छुटकारा मिल गया। लेकिन पाकिस्तान में इस वायरस ने अब भी अवाम के जहनों पर खौफ तारी किया हुआ है। नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में दर्द, ये तमाम निशानियां जिस्म में कोरोना वायरस की मौजूदगी को जाहिर करती हैं। कोरोना वायरस किसी भी इंसान के जिस्म में 3 दिन से लेकर 12 दिन तक मौजूद रहता है। शुगर, हाइपरटेंशन समेत गुर्दे और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए ये वायरस यकीनी तौर पर जानलेवा साबित होता है और इन बीमारियों के हामिल अफराद के जिस्म में ये वायरस 12 दिन तक मौजूद रहता है, क्योंकि इन अफराद की कुव्वत मदाफियत
अच्छी नहीं होती। डॉक्टर हसन खुर्शीद कहते हैं कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में सर उठाने के काबिल नहीं था और हुकूमती सतह पर की जाने वाली इब्तदाई एहतियात काफी कारआमद साबित हो रही थी, लेकिन हमारी अवाम और ताजिर बिरादरी ने इस वायरस को इतना मजबूत कर दिया कि आज पाकिस्तान में कोरोना मर्ज ने 5000 से ज्यादा अफराद का शिकार कर लिया है। ये ऐसा वायरस, इतना कमजोर वायरस, इसको ताकतवर आवाम ने बनाया। इतना कमजोर वायरस जो साबुन धोने से, हाथ धोने से जो मर जाए, मास्क पहनने से वो आदमी को हिट नहीं कर पाता है, और वो उस वायरस को जो हम हाथ धो के, सफाई निस्फ ईमान हमारे यहाँ अकीदे में है, और हम खुद सफाई नहीं कर पाते, अगर हम अपना हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहन के रहें, एक फासले पर रहें, तो ये वायरस फैल ही नहीं सकता। हमारे इस माशरे में कोरोना के मर्ज में मुब्तला अफराद के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे वो कोई अछूत हों, और ये तमाम चीजें कोरोना के मर्ज में मुब्तला होने वाले शख्स को मजीद बीमार करती हैं। हमें कोरोना के मरीजों के साथ फासला लाजमी रखना चाहिए और एहतियात भी करनी चाहिए, लेकिन इनके हौसला अफजाई वक्त की अहम जरूरत है। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही उसको लॉकडाउन कर दें, उसको एयर या एटमॉस्फेयर दिया जाए, उसके पंखे चलते रहें, उसकी खिड़कियां खुली रहें, उसको धूप मिलती रहे। ठीक है कि उसका 2 मीटर का डिस्टेंस लोगों से रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल ही लॉक कर दो। नहीं, अगर हमने लॉक कर दिया तो उसको तो विटामिन डी की भी कमी हो जाएगी, उसको जो दीगर कुदरती अवामिल जो उसके लिए हेल्पफुल हैं, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो मुतासिर हो जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान बिलखुसूस कराची में कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला अफराद के लिए अस्पतालों में बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि गर्मी की इस शिद्दत में कोरोना वायरस सर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी पूरी कुव्वत के साथ असरअंदाज नहीं हो रहा, मगर सर्दियों में ये वायरस ज्यादा शिद्दत से फैल सकता है। पाकिस्तान मैं समझता हूँ इस वक्त थोड़ा सा खुशनसीब इसलिए है शायद कि यहाँ पर एनवायरनमेंट जो है वो शायद इसको इतना इसकी वायरस की लाइफ को इतना रहने नहीं दे रहा है। इनिशियली ये कहा जा रहा था कि ये वायरस जो है वो सिर्फ बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड सर्वाइव करेगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे वायरस की एडेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। माहिरीन कहते हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए ग़िज़ा ऐसी इस्तेमाल करनी चाहिए जो कुव्वत मदाफियत को बढ़ाए। डॉक्टर ज़हूर हादी का कहना है कि हमारी जमीन में जिंक की कमी होने के बिना पर सब्जी और फल जो इस्तेमाल करते हैं उसमें जिंक कम होता है, जिसके बायस लोगों की कुव्वत मदाफियत कम होती जा रही है। चंद दहाइयों में जब से ये हमारे कीमियावी खादों का इस्तेमाल बढ़ा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ है, तो उसकी वजह से जो हमारी ज़री ज़मीनें हैं, एग्रीकल्चर सॉइल्स, उसमें बहुत से ज़रूरी अनासिर की कमी वाक़ई हो गई है। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में कायम किए जाने वाले कोरोना वार्ड्स कैद खाने का मंजर पेश करते हैं, जिसमें मरीज को न दिन का पता चलता है और न रात पर नफसियाती असरात मुरतब कर रही हैं, जिसकी वजह से मरीज बाज़ औक़ात ऑक्सीजन का मास्क अपने मुंह से हटा देता है और वार्ड से भागने की कोशिश करता है। ये अमल मरीज के फेफड़े कमजोर कर देता है और मरीज को मजबूरन वेंटिलेटर पर मुंतकिल करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से मरीज कुछ ही दिनों बाद जान की बाजी हार जाता है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से इकदाम तो किए गए थे और इस वबा से छुटकारा भी मिल सकता था, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने इस मर्ज को मामूली समझा, जिसकी वजह से ये वायरस इंसानी जिंदगियों को शिकस्त देने लगा। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। चेयरमैन सेनेट की ज़ेरे सदारत ऐवान बाला के इजलास में PIA में जाली डिग्रियों के मामले पर बहस होगी। आर्टिकल 160 में तब्दीली का बिल सेनेट में पेश होगा। आपको बताएं, चेयरमैन सेनेट की ज़ेरे सदारत ऐवान बाला का आज इजलास होगा। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, तकरीबन 15 दिन के वक्फे के बाद दोबारा से जो है वो ऐवान बाला का इजलास आज से शुरू होने जा रहा है। इजलास के एजेंडे में जो है वो PIA में जाली डिग्रियों का मामला जो है वो ऐवान में ज़ेरे बहस आएगा। इसके साथ साथ अहम कानून साजी पेट्रोल बहरान पर ऐवान में जो है वो बहस होगी। चेयरमैन सेनेट ने जो है वो इजलास आज तलब किया था, 10:30 बजे इजलास होगा। MKM के बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का आर्टिकल 160 में तब्दीली का जो
बिल है वो भी सेनेट में पेश होगा। NFC अवार्ड के हवाले से जो है वो बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब ने तरमीमी बिल जो है वो सेनेट इजलास में पेश करना है। NFC अवार्ड से मुतालिक आइन के आर्टिकल 160 की झैली 3A में जो है वो तरमीम की तजवीज की गई है बैरिस्टर सैफ अली खान की जानिब से। नए NFC में सूबे का हिस्सा पहले से कम न करने से मुतालिक आइन के आर्टिकल में तरमीम की तजवीज शामिल है। इसके साथ साथ सूबों को हिस्सा देते वक्त कौमी फाइनेंस कमीशन वफाक की जरूरियात और वाजबात का जायजा लेकर तब्दीली करेगा। ये तमाम तरामीम जो है वो आज के एजेंडे में शामिल है और सेनेट के इजलास में पेश की जाएंगी। जी सही। कामरान, इजलास कितने बजे शुरू होगा और आर्टिकल 160 में तब्दीली के हवाले से भी बिल पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल काशिफ, इजलास 10:30 बजे शुरू होगा और NFC अवार्ड जो है वो पहले से कौमी मालियाती कमीशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज है, उस पर जो है वो बाकायदा बहस का जो है वो फैसला किया गया है। और इस हवाले से MKM के बैरिस्टर सैफ अली खान ने जो है वो मौजूदा तौर पर जो तरमीम की है बिल में, उसका जो बिल है वो सेनेट के इजलास में पेश करेंगे। उसके बाद अगर ऐवान बाला उसको पास कर देता है तो फिर जो है वो मामला जो है कोर्ट में भी है, तो उसके बाद देखेगी हुकूमत को उस पर क्या करना है। जी कामरान चौधरी, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर में यूटिलिटी स्टोर पर पहले चीनी गायब हुई और अब दीगर अशिया की कीमतों में भी 20 से 30% इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफा तो हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पे रिलीफ जो दिया जाता है, लेकिन इस बार जो है वो यूटिलिटी स्टोर पे भी जो अशिया खुदनोश की चीज़ें हैं, मसाला हो गया, इसी तरह जो चीज़ें हैं उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। चीनी जो है वो सस्ती की गई थी, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर और किसी स्टोर पर जो है वो मिल नहीं रही, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो दर दर की ठोकरें जो हैं वो खाने लगी हैं। मैं इस वक्त जो है वो यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरा मैन आपको बता सके तो यहाँ पे हर ज़रूरती अशिया की चीज़ें जो है वो मौजूद है, लेकिन चीनी जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके अलावा हर चीज़ यहाँ पे जो है वो मौजूद है और इनकी कीमतें जो हैं वो भी 20 से 40% जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि शहरियों का यही कहना है कि यूटिलिटी स्टोर जो है वो उनके फ़ायदे के लिए जो है उनको रिलीफ देने के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे भी जो है उनको महंगे दामों चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं, जिससे वो परेशानी के और महंगाई के इस चक्की में जो है वो पीसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि उनका यही कहना है कि हुकूमत जो है अगर रिलीफ नहीं दे सकती तो यूटिलिटी स्टोर जो है वो खोलने का फ़ायदा क्या है, जबकि रिलीफ देने का नामो निशान जो है वो यहाँ पे दिखाई नहीं देता, जबकि जो आम चीज़ें बाहर से मिलती हैं मार्केट में यहाँ पे भी वही उससे ज़्यादा बल्कि रेट में जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जिससे जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। महंगाई की लहर ने पेशावर के शहरियों को परेशान कर रखा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ की फराहमी के दावे सिर्फ ऐलानात तक महदूद हैं। बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि ये चीज़ें स्टॉक कर लेते, बाद में फिर निकाल के महंगे रेटों पे बेचते प्रॉफिट की वजह से, तो इसकी वजह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन ले और जो जिनको पकड़े उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हुकूमत ने जो वादे किए थे आवाम के साथ कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई कोई कम नहीं हुई, हर चीज़ अरूज पर है। गरीब आवाम जो है ना उसकी कमर तोड़ दिए महंगाई ने। हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है, हुकूमत सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हुकूमत सिर्फ अखबारी बयानात और मीडिया तक महदूद है, उससे बाहर हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। लोग भूख से मर रहे हैं, लॉकडाउन है, गरीब आवाम क्या करे। यहाँ पर पेशावर पे महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे, माफिया के महंगाई के जो माफिया है उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करे। जो यहाँ पर गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, रेड़ों वाले हो, उस पर बहुत असर पड़ते हैं। कि आप जानते हैं कि आजकल ये मुल्क के हालात कैसे हैं, एक तो कोरोना की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, दूसरी ये महंगाई बहुत ज़्यादा है और हुकूमत के जो ओहदेदार हैं जो इस चीज़ के लिए जो मतलब है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं वो भी जो है एक्शन में नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो लोग इसके लिए जिन लोगों को मुतय्यन किया है तो इस महंगाई के ख़त्म करने के लिए उनको सरगर्म होना चाहिए और ये माफिया जो महंगाई के जिम्मेदार है तो महंगाई को ख़त्म करना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको बताएं कि PIA के अंदरूनी मुल्क परवाजों में इजाफा। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के दरमियान यौमिया 2 फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी, जबकि बैनुल अक़वामी फ्लाइट्स भी जल्द बहाल होने का इम्कान है। कभी किरायों में कमी तो कभी परवाजों की तादाद में इजाफा। कौमी एयरलाइन की अपने मुसाफिरों में खोया हुआ एतमाद बहाल करने के लिए कोशिशें जारी। PIA का कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा के लिए परवाजों में इजाफे का फैसला। अब रोजाना की बुनियाद इस्लामाबाद और कराची के दरमियान 2 परवाजें चला करेंगी। कौमी के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कौमी एयरलाइन ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। PIA की मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए 2 तरफा परवाजें भी बहाल होने वाली हैं, जबकि तर्जुमान PIA अब्दुल्ला के मुताबिक PIA की सऊदी अरब, वस्ती एशियाई रियासतों और इराक के लिए खुसूसी परवाजें भी जारी हैं। अबतर हालात में PIA की जानिब से किरायों में कमी और अब परवाजों की तादाद में इजाफा क्या लोगों में कौमी एयरलाइन का खोया हुआ मुकाम और एतमाद बहाल करने में कामयाब साबित होगा कि नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। मुल्तान और गिरदनवाह में बारिशों का मौसम आने को है। ऐसे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के खंभों से लटकती हुई तारें शहरियों के लिए मौत के फंदे के बाइस साबित होंगी। नवा शहर सब डिवीजन में सूरत हाल ज्यादा खराब होने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि गुज़िश्ता दिनों वहां एक नौजवान भी इन्हीं तारों की वजह से अपनी जान से जा चुका है। मजीद जानते हैं अहमद काशिफ से। जी अहमद काशिफ। जी बिल्कुल, बारिशों का मौसम आ चुका है और शुनीद यही है कि आइंदा चंद रोज में मुल्तान में और इसके गिरदोनवा में भी बारिशें हो सकती हैं, लेकिन बारिश से पहले ही खास तौर पर पूरे मैपको रीजन है उसमें मुख्तलिफ इलाकों में जो लटकती हुई तारें हैं वो शहरियों के लिए मौत के फंदे साबित हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज भी मुल्तान के इलाका मीराबाद में हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक नौजवान की डेथ भी हो चुकी है इसी लटकती तारों के हवाले से, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक जो है वो नहीं रेंग रही। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूंगा अगर वो आपको खा सके तो यहाँ पर बखूबी देखा जा सकता है कि लटकती हुई तारों के जो जाल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि किसी भी वक्त संगीन हादसे का सबब जो है वो भी बन सकते हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा मुझे आप बताओ कि यहाँ पर ये जो तारें हैं इससे हवाले से अभी कभी किसी इंतजामिया को कहा, क्या कहते हैं वो? नहीं, काफ़ी परेशानी होती है। हमने कई लोगों को भी कहा है, बापटा को भी कहा है, कंप्लेन किया, लेकिन कोई भी नहीं आता। पिछले दिनों डेथ भी हो गई इसी वजह से, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ इसके खिलाफ। हमारा मुतालबा है इस तारों को ऊपर करवाया जाए और हरकत में है मैपको। सही जी, बिल्कुल जरूरी भी है इस हवाले से कि मैपको जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और ये जो लटकती हुई तारें हैं, मौत के फंदे हैं, इनको बेहतर करने के हवाले से इकदाम किए, क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पर जो है वो पैसे तो जरूर ले लिए जाते हैं, लेकिन मेंटेन करने के हवाले से इकदाम जो है वो दिखाई नहीं देते। जी बहुत शुक्रिया अहमद काशिफ। और पंजाब के रिवायती खिलौनों में एक लकड़ी का लट्टू भी है। लट्टू बनाया कैसे जाता था और इसकी तारीख क्या है, ये बता रहे हैं मुबारकपुर से यासिर नाइच। वैसे तो बचपन की सारी यादें हसीन होती हैं, लेकिन बचपन का खिलौनों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक वक्त में कई रुपए में कई खिलौने आ जाया करते थे। उस दौर के खिलौने भी अनोखे होते थे। मिट्टी का खिलौना, लकड़ी के ट्रक, लट्टू, कपड़े से बनाई गई गुड़िया, एक प्लास्टिक का रंग बिरंगा बाजा भी होता था। उस जमाने में हाथ पर घड़ी बांधने का फैशन भी अरूज पर होता था। असली घड़ी हो या नकली घड़ी, दोनों की अपनी अहमियत होती थी। लट्टू चलाने का भी दौर था। लट्टू भी 2 तरीके के होते थे, एक वो के जिन्हें डोरी के ऊपर से नीचे की तरफ झटका देकर चलाया जाता, जबकि दूसरा आम लट्टू की तरह होता था। फिर इन लट्टू की सांस का मुकाबला भी होता था। 2 बच्चे अपना अपना लट्टू एक साथ जमीन पर मारते और फिर देखा जाता कि किसका लट्टू ज्यादा देर चलता है। लट्टू असल में पंजाब के 100 से ज्यादा रिवायती खेलों में से एक है। ये लकड़ी या पत्थर का तराशा हुआ गोल सा 2-3 इंच का लट्टू होता है, जिसके बारीक हिस्से में एक कील नुमा सा सुराख होता है जिस पर इसने घूमना होता है। कहा यह भी जाता है कि लट्टू सराइकी खित्ते का खेल है। लट्टू की तैयारी बड़ी मेहनत से करते थे। लट्टू चलाने के लिए बहुत महारत की जरूरत होती थी, क्योंकि कई दफा ये हाथ भी जख्मी कर सकता था। लेकिन कई अफराद लट्टू चलाने के ऐसे माहिर होते थे कि वो चलता हुआ लट्टू को इस तरह अपने हाथ पर उठा लेते थे। उस भोले दौर में बच्चे पुराने टायर को डंडों से चलाकर खेला करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ बच्चों के शौक भी बढ़ते रहे और उनको शौक पूरा करने के लिए नित नए खिलौने भी सामने आते जा रहे हैं। जिंदगी रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ती गई। हम बचपन से जवानी में दाखिल हुए, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई लिखने के बोझ तले दब गए। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। खजूर के पत्तों से तैयार की गई चंगेरें हमारी सकाफत की अलामत थीं, जिसकी जगह अब प्लास्टिक की बर्तनों ने ले ली है। खजूर के पत्तों से चंगेरें कैसी बनाई जाती हैं, बता रहे हैं कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी।
खजूर के पत्तों से तैयार की गई चंगेरें हमारे देही इलाकों के सकाफत की एक अलामत समझी जाती थीं, जो अपने अंदर सादगी और खूबसूरती का शाहकार थीं। आज से कुछ अरसा पहले तक देही खवातीन दोपहर में आराम से पहले चंगेरे बनाकर बच्चियों के जहेज में देती थीं और बच जाने वाली चंगेरें शहर में फरोख्त करके पैसे कमा लेती थीं। अगे शौक थी भाई ध्यान जदों की प्लास्टर आई है ना तो हुणे 26 दी वैल्यू खत्म हो गई। इन चंगेरों की तैयारी में खजूर के पत्तों की टहनियों को अच्छी तरह खुश्क करके पत्तों को अलग करके इन्हें उबलते पानी में मुख्तलिफ रंगों में रंग कर धूप में सुखाया जाता था और चंगेरें तैयार करने से पहले इन्हें पानी में भिगोकर कानों के सरकंडों पर लपेटकर एक बड़ी सुई से सिलाई किया जाता। जेड़े समझदार लोग हैं वो आज भी पत्तियां वाली चंगेर दे विच रोटी खांदे हैं ते जेड़े न समझ लोग हैं वो जो चीज मर्जी हमने। ये चंगेरे 1 या 2 दिनों में कई घंटों की मेहनत से तैयार की जाती थीं, जबकि डिजाइनदार चंगेरों के अलावा हार्ड पार्ट, कपड़े रखने के मुखब्बे यानी संदूक और इस तरह के कई डेकोरेशन पीस खजूर के पत्तों और गंदम के नाड़ से कई दिनों की मेहनत से तैयार होते थे, जिनकी जगह अब प्लास्टिक ने ले ली है, जिससे चंगेरों के अलावा कई दीगर अशिया जरूरी तैयार करके बाजारों में बराए फरोख्त हैं। हालांकि प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल डॉक्टरों के मुताबिक कैंसर के अलावा कई दीगर जानलेवा बीमारियों का बायस है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के जेर एहतमाम तहसील काउंसिल हॉल में वजीर आजम टाइगर फोर्स के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सूबाई वजीर, जिला इंतजामिया समेत टाइगर फोर्स के नौजवानों ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे मेहरान एजाज। खालिद महमूद ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में टाइगर फोर्स बड़ी जानफिशानी के साथ हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। इस हाल में मौजूद है। एक चीज है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर बहुत बड़ा एतमाद है और इस एतमाद को जिस तरह हम किसी इंसान पे खुद एतमाद करते हैं तो एक ऑर्डर हमें चाहिए कि किसी ने हमारे ऊपर एक एतमाद किया है तो उसको कोशिश करते हैं कि ढेर सारा कुछ चाहिए। कोरोना वायरस की सूरत हाल और हालात की संगीनी को जानते हुए वजीर आजम का टाइगर फोर्स का क़याम ऐसा इकदाम है। DC शेखुपुरा असगर अली जोया ने कहा कि आने वाले बरसात के दिनों में सैलाब के मुमकिन खदशे के पेश नजर हुकूमती इकदामात जारी हैं और इस हवाले से टाइगर फोर्स की खिदमत हासिल की जाएगी और बाकायदा तौर पर इनकी ट्रेनिंग का अमल जारी है। PM टाइगर फोर्स मुल्की हंगामी हालात में इंतजामिया के शाना बशाना तमाम तर कोशिशें बुरोए कार लाने के लिए मैदान अमल में है और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा है। कैमरामैन मियां मोहम्मद आसिम के हमरा ब्यूरो चीफ मियां मेहरान इजाज, सच न्यूज, शेखुपुरा। सोलर सिस्टम अपनी अफादियत के बाइस शहरों के साथ साथ देही इलाकों में भी मकबूल हो रहा है। बिजली की लोड शेडिंग से तंग काश्तकारों ने अपनी ज़रई ज़मीनें सैराब करने के लिए ट्यूबवेल्स पर सोलर सिस्टम लगाना शुरू कर दिए हैं। काश्तकार कहते हैं सूरज की रोशनी से चलने वाला ये सोलर सिस्टम हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अमीन। बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग, महंगी बिजली से तंग काश्तकारों ने अपनी फसलों को इसराफ करने के लिए सोलर सिस्टम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इनका कहना है बिजली की बेजा बंदिश से इनकी फसलें तबाह और लाखों रुपए का नुकसान हो जाता था। सोलर सिस्टम हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। माहाना हजारों रुपए बिजली की बिल की बचत है और हम वक्त पर अपनी फसलों को इसराफ कर रहे हैं। 35 एकड़ रकबा हम इस पे काश्त कर रहे हैं। अभी ये सारी मैंने मुंजी लगाई हुई है, राइस यानी कि लगाए हुए हैं। अभी वो सारे इस पे चल रहा है। पानी प्रॉपर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सोलर होता है। उसके बाद फिर वापडा, अगर हो जरूरत हो तो फिर वापडा इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर नहीं तो फिर उसको बंद कर देते हैं, फिर सुबह को सोलर पे चला लेते हैं। आप ऐसे समझ लें कि वापडा के मुतबादल यही है। उसके अगर लोड शेडिंग का मामला हो तो ये बेहतरीन हल है। ये सोलर प्रेशर लगाया हमने, ये बहुत अच्छा है। ये पहले बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता था, अब कम आ रहा है। ठीक है, इसका फ़ायदा ही है, इसका कोई नुकसान नहीं है। जो पहले बिजली बंद हो जाती थी फिर टेंशन होती थी, आधा पानी चला जाता था, आधा ज़मीन को लगना होता था।
अभी पानी लगातार चलता रहता है, जब सूरज निकलता है ये चल जाता है, जब सूरज स्लो होता है ये बंद हो जाता है। सोलर सिस्टम ने बिलाशुबा काश्तकारों को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, मगर कई छोटे काश्तकार इसको इंस्टॉल करने का खर्चा बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। हुकूमत इस सिलसिले में छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर कर्जे और सब्सिडी जैसी सहूलियात फराहम करे ताकि किसान खुशहाल और मुल्क की ज़राई मईशत मजबूत हो। कैमरा टीम के साथ मेहर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज, कसूर। मुंतखब नुमाइंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को ही मामू बनाते हैं। अवाम को इश्यू और नॉन इश्यू के चक्कर में डालकर इल्जाम तराशी की जाती है। अवामी मसाइल के नाम पर हुकूमत और अपोजिशन रहनुमा थिएटर लगाकर बैठ जाते हैं, इल्जाम तराशी करते हैं और चले जाते हैं। अवाम के मसाइल कौन हल करेगा? आम आदमी को इसकी तलाश है। आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलें। अवाम हमारा मसला नहीं, अवामी नुमाइंदों की बेहिसी की इंतहा हो गई। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, लोड शेडिंग का शिकार हैं, आटा और चीनी नहीं मिल रहा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गईं। अवामी मसाइल कैसे हल होंगे, कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। करप्शन के खात्मे के नाम पर अवाम को माफिया के हवाले कर दिया गया है। चीनी के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कीमत 90 रुपए फी किलो हो गई। गंदम और आटे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कीमत 63 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। महंगाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो सब्जी फल की कीमत को पर लग गए। घी, ऑयल, दालें और चावल किस भाव बिक रहे हैं, मसाला जात का क्या रेट चल रहा है, अवामी नुमाइंदे बिल्कुल नहीं जानते। बिजली गैस की कीमतें मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं। ऐवान नुमाइंदगान जहां आवाम की बेहतरी के लिए कानून साजी होनी चाहिए, वहाँ चोर चोर का शोर मचा हुआ है। जमहूरियत में हुक्मरान आवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं और इनका हाथ हर वक्त आवाम ही की नब्ज पर होना चाहिए। पाकिस्तान में भी इस वक्त एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत बरसरे इख्तदार है, लेकिन बज़ाहिर इसकी तरजीहात में अवामी मसाइल शामिल नहीं। आम लोग हुकूमत से ये पूछने पर मजबूर हैं कि आखिर उनकी मुश्किलात में कमी के लिए कौन सी कानून साजी की जा रही है। यमन पर सऊदी जारहियत जारी है। सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों की बमबारी से मजीद 10 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और मुतादिद जख्मी हो गए, जबकि कई मकामात भी तबाह हुए। तर्जुमान अरब इत्तेहाद ने हूसियों के 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 ड्रोन्स फजा में रोककर तबाह करने का दावा किया है। सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने सूबा हजब में वशाह के इलाके में वहशियाना बमबारी की। 10 यमनी जाँ भाग जबकि कई जख्मी हो गए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। बमबारी से कई मकानात भी मलबे का ढेर बन गए। सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यमन के सूबों मारब, अल जोज़फ और अल बैजा के मुख्तलिफ इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए। अरब इत्तेहाद के तर्जमान ने हौसियों के 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 ड्रोन तबाह करने का दावा किया है। तर्जमान के मुताबिक सऊदी शहरियों और शहरी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे गए थे। मार्च 2015 से सऊदी जारहियत और जंग के नतीजे में 10,000 बेगुनाह यमनी शहरी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। लाखों अफराद को मजबूरन अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। सऊदी अरब और इसके इत्तेहादी इस जंग के जरिए इस्तीफा देकर रियाज भाग जाने वाले साबिक यमनी सदर मंसूर हादी की कठपुतली हुकूमत को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। सऊदी इत्तेहाद अपने वहशियाना हमलों और यमन का सख्त तरीन मुहासरा करने के बावजूद अभी तक अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सका। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि 20 मिलियन अफराद को खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। कहत को रोकने के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। अगर कहत के ऐलान के मुंतज़िर रहे तो बहुत देर हो जाएगी और लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे। कोरोना वायरस के साए भी यमन के बासियों पर मंडला रहे हैं। अस्पताल तबाह हो चुके, लोगों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं। उधर सैन डियागो में नेवल बेस पर अमरीकी बहरी बेड़े में आग भड़क उठी। आतिश ज़दगी के बाद बेड़े में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अमले के 21 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो में बहरीया के जहाज में धमाके के बाद खौफनाक आग लग गई, जिसके नतीजे में 17 सैलर समेत 4 शहरी जख्मी हो गए। बहरिया का जहाज सैन डियागो के बहरी अड्डे पर मुरम्मत के लिए लंगर अंदाज था, जिस पर 160 हमले के अफराद मौजूद थे। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और धमाके की वजह ताहाल मालूम नहीं की जा सकी। एनसीओसी की मरकजी का लाहौर में खुसूसी इजलास आज होगा। इजलास में वज़ीर आला पंजाब खुसूसी शिरकत करेंगे। एनसीओसी की मरकजी कमेटी का लाहौर में खुसूसी इजलास आज होगा। इजलास में वज़ीर आला पंजाब खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। नबील नकवी से मज़ीद जानेंगे। नबील नकवी, किस मुतालिक बातचीत होगी इजलास में? बिल्कुल, एनसीओसी की मरकजी टीम आज सुबह लाहौर पहुंच चुकी है। चेयरमैन एनसीओसी असद उमर और एनसीओसी नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल
मुद्दुल-जमान की सरबराही में इनसे खसूसी इजलास होगा, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी जो शिरकत करेंगे। इजलास में इस्लामाबाद, आजाद जम्मू कश्मीर और दीगर सूबों के नुमाइंदे वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। जबकि इजलास में लाहौर में होने वाले इजलास में ईद उल अज़हा के मौके पर SOP पर अमल दरामद और मवेशी मंडी मैनेजमेंट के सिलसिले में जो ब्रीफिंग दी जाएगी, इस हवाले से हॉट स्पॉट एरियाज, स्मॉल लॉकडाउन, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के हवाले से भी जो खसूसी जायजा लिया जाएगा। जबकि इजलास का खसूसी एजेंडा ये होगा कि कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिश को बेहतर करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और मुख्तलिफ डिजिटल एप्लीकेशन का इस्तेमाल का जो जरिया है, इस्तेमाल का है, उसका भी जो है आज एजेंडे का जो खास हिस्सा होगा। जबकि किसी के सूबे में होने वाला आज ये पहला इजलास होगा। इसी तरह के इजलास दीगर सूबाई दारुल हुकूमतों में मुनक्किद किए जाएंगे। जबकि वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह जो है वो पंजाब में ईद उल अज़हा और मवेशी मंडी और मुहर्रम उल हराम के हवाले से भी इजलास की जो है अहम सदारत करेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। नॉर्वे में कजन मैरिज पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया गया। ओस्लो पुलिस के मुताबिक कजन मैरिज एशियाई तारकीन वतन बिलखसूस पाकिस्तानियों में तशद्दुद, जबरी शादियों और गैरत के नाम पर कत्ल का बायस बन रही है। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो के पुलिस डिपार्टमेंट ने महकमा कानून को एक खत में कजन मैरिज पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। खत के मुताबिक गुज़श्ता 4 दहाइयों के दौरान नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानियों के यहाँ पैदा होने वाले 41% बच्चों के वालिदैन आपस में कजन्स हैं। खत में मजीद कहा गया कि आबाई मुल्कों में शादी का बज़ाहिर मकसद खानदान के दीगर अफराद के लिए नॉर्वे में सकूनत हासिल करना है। पुलिस ने मैरिज एक्ट और इमिग्रेशन एक्ट में तब्दीली का मुतालबा भी किया है ताकि एशियाई ममालिक से शादी के जरिए नॉर्वे में इमिग्रेशन हासिल करने के कल्चर की हासिला शिकनी की जा सके। बच्चों में जनियाती तौर पर पैदाइशी नकाइस की वजह भी कजन मैरिज है। दुनिया भर में 10% से ज्यादा शादियां कजन्स के दरमियान होती हैं। चीन, ताइवान और शुमाली कोरिया में कजन्स मैरिज को कानूनी तौर पर ममनू करार दिया गया है। कराची नया गोलीमार में एक और इमारत के ज़मींबोस होने का खतरा। ऑक्सफोर्ड स्कूल के करीब सिर्फ 40 गज पर 4 मंजिला इमारत तामीर की गई है। कराची नया गोलीमार में एक और इमारत के जमीन बोस होने का खतरा है। ऑक्सफोर्ड स्कूल के करीब सिर्फ 40 गज पर 4 मंजिला इमारत तामीर की गई है। तामीर शुदा 4 मंजिला इमारत फुटेज में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। अशरफ सोलंकी से मज़ीद जानेंगे। अशरफ, किस तरह से ये इमारत तामीर हो गई? क्या नक्शे को कबूल कर लिया गया था? आज बिल्कुल लगता तो ऐसा ही है कि नक्शा जो है कबूल कर लिया गया, उसके बाद ही ये इमारत तामीर की गई है, जो कि गुज़िश्ता कई सालों से तामीर है। और अब इस इमारत के गिरने का खतरा है। जगह जगह से इस इमारत में दरारें पड़ गई हैं और इलाका मकीन भी शदीद परेशान है। ये नया गोलीमार में इमारत है। इससे पहले भी नया गोलीमार में इमारत गिरी थी जिससे नुकसान हुआ था और अब भी इस के गिरने से बड़ा जानी नुकसान होने का खतरा है। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये गोलीमार में 40 गज पर इमारत बनाई गई है जो 4 मंजिला है और जिसका जो तामीर में मटेरियल भी नाकिस इस्तेमाल किया गया है। ना तो इसको प्लास्टर किया गया है, ना ही इसका कोई जो है इंजीनियरिंग का ख्याल किया गया है। बस चंद पैसों के एवज जो है महकमा SPCA और KDA की जानिब से इनको नक्शे जारी किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जगह जगह 40 गज की इमारतें बन जाती हैं और आगे चल के वो जानी नुकसान का बायस बन रही हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी आपका। खेल और खिलाड़ियों की बात करते हुए आपको बताया कि साउथ एम्पटन टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। मेहमान टीम ने सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल कर ली है। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड की जानिब से दिया गया 200 रन का हदफ 6 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया। ब्लैकवुड ने 95 रन बनाए। इससे पहले मेजबान इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो बेहतर साबित नहीं हुआ और इंग्लैंड की पूरी टीम 204 रन बनाकर आउट हो गई। और अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।